आइए सर, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक इन्वेस्टर है जो ये सोच रहा है, कंसिडर कर रहा है कि उसे इक्विटी शेयर खरीदने हैं एलेक्स लिमिटेड के। हुज करंट मार्केट प्राइस इज 150। ये एक्चुअल प्राइस है, 150 रुपये में ये शेयर मिल रहा है। कंपनी ये प्रपोज कर रही है, अंडरलाइन करना पहला वर्ड सर, प्रपोजिंग। प्रपोजिंग का मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो डिविडेंड है 6 रुपये का है। इसके अलावा यहाँ से भी पता चलता है नेक्स्ट ईयर जो लिखा है, तो नेक्स्ट ईयर जो लिखा है उससे भी पता चल गया कि ये D1 है। आगे पढ़ते हैं। एलेक्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 18% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये पहला स्टेज हो गया कि अगले 4 सालों के लिए 18% की ग्रोथ रेट होगी। अब ध्यान देना, द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली। अब आप आ जाओ यहाँ पे। अब हम लीनियरली का मतलब देखते हैं। पहले तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको, अच्छा चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप जूम करें, हम जूम तो नहीं होता ये, चलो मैं मतलब भी बता देता हूँ। लीनियरली का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक ही जैसा, एक ही तरीके से डिक्लाइन होना, समांतर रूप से बोलो, स्ट्रेट लाइन बोलो, एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 14% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स। 18% से 14% पे आ जाएगी लीनियरली, मतलब धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। एक साथ नहीं आएगी 18 के बाद सीधा 14 हो गई, धीरे धीरे, पहले 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14। जस्ट अ सेकेंड, या तो ऐसे करके वो अगले 4 सालों में 14 पे आ जाएगी। अब आप ही लॉजिक लगाओ कि 18 से 14 4% का डिफरेंस है, और हमें वो 4 साल में अचीव करना है। 4% का डिफरेंस 4 साल में अचीव करना है, तो हर साल कितना परसेंट कम होना चाहिए, 1%। तो ये 4 अलग पीरियड हो गए आपके। पहला स्टेज था 4 साल का, फिर एक एक साल का एक एक स्टेज है, तो ये 5 स्टेज हो गए। देर आफ्टर इट विल स्टेबिलाईज एट 14% पर एनम इनडेफिनेटली। तो ये और एक स्टेज हो गया आपका, 4 5 6 स्टेज का हो गया ये क्वेश्चन। तो देर आफ्टर इट विल स्टेबिलाईज एट 14% पर एनम इनफाइनाइटली। ये अंडरलाइन करो, ठीक है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18% पर एनम। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई। You are required to determine the intrinsic value of one share. Intrinsic value यानी theoretical market price, या आप बोलो फेयर वैल्यू। अब आपको पता लगानी है, इतना तो कंफर्म हो गया, आपको पता है कि फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। वेदर इट इज़ वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस। हम बाय कब करते हैं शेयर को, जब उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस थेरोटिकल मार्केट प्राइस से कम होती है, यानी कि शेयर सस्ता मिल रहा होता है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड होता है। तो इस पहले तो ये निकालते हैं, उसके बाद जो 150 रुपीज़ की उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि हमें शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हर साल का 18% से 3 डेसिमल में फैक्टर आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है सर, कितना आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 ये पहला स्टेज हो गया, फिर 5 6 7 8 और उसके बाद परपेचुटी शुरू होगी। तो एक एक करके आपके ये पहला स्टेज, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। अब आपको क्या करना है सर, ये तो वापस हटा देता हूँ मैं। आपका पर्पज़ है आज की मार्केट प्राइस निकालना, विच इज़ नथिंग बट द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ द फ्यूचर। सो ये रहा D1, D2, D3, D4, 5 6 7 8।
8 सालों तक तो कैश फ्लोज निकल गए, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ इनफाइनाइट पीरियड शुरू हो रहा है, परपेचुटी शुरू हो रही है। जब भी परपेचुटी शुरू होती है उसी पॉइंट पे मैं मार्केट प्राइस निकाल लेता हूँ उसकी, ताकि आगे के सारे कैश फ्लोज उस MP8 में कवर हो जाए। और 8वें साल की मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमने परपेचुटी वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि हमें जो डिविडेंड चाहिए होगा वो 9th ईयर का चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब बताओ, ऐसे 4 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, अब कोई दिक्कत है? पहले चारों साल तक आपको सेम रेट से ग्रो करना है डिविडेंड, उसके बाद 18 के बाद ये 17% से ग्रो होगा, ये 16 से ग्रो होगा, ये 15 से ग्रो होगा, ये 14% से ग्रो होगा। ग्रोथ रेट हर साल बदलेगी। और उसके बाद जो भी D8 आएगा उसका ग्रोथ रेट क्या है? उसका ग्रोथ रेट 14% ही है। अच्छा, तो बराबर है, ये 14 तक लाया, उसके बाद 14 है, तो ये 5 पीरियड का ही हुआ, 6 का नहीं हुआ, क्योंकि D7 के बाद ही 14% शुरू हो चुका था। ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखा उन्होंने अलग अलग तरीके से, पहले तो 18% ये 4 सालों के लिए, इसके लिए 17, 16, 15, 14 और 14। तो देखो 14 जो है 2 बार आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा और आसान कर सकते हैं अगर आप MP7 ही निकाल ले तो, क्योंकि MP7 7वें साल के बाद से एक जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूस चलते जा रही है। तो MP7 पे भी आप पूरा क्वेश्चन रोक सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, 8 साल का डिविडेंड निकालो और MP8 निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू MP0 आ जाएगी, या फिर 7 साल का डिविडेंड और MP7 निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। और इतना ही क्यों, मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, आप D9 भी निकाल लो और MP9 निकालो और सबको डिस्काउंट करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप ऐसा कितना आगे 10-15 साल भी जा सकते हैं, बट जब आखिरी डिविडेंड लोगे उसी साल की आखिरी प्राइस लेना और डिस्काउंट कर लेना, फिगर MP0 सेम ही आएगी। जब हमें पता है कि फिगर सेम ही आने, तो हम कैलकुलेशंस को क्यों बढ़ाए एक एक साल से, हम 7वें साल पे भी तो रोक सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ये मैं देख लेता हूँ, उसका दूसरा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको दोनों तरीके से क्रॉस चेक हो जाएगा कि आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब पहले हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं। इंस्टीट्यूट के हिसाब से 6 रुपये का तो डिविडेंड, आप थोड़ा ध्यान देना, ऑलरेडी प्रपोजिंग है, मतलब वो D1 है, इसमें ग्रोथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला। ठीक है, और भले ही 4 साल तक 18% से ग्रो होगा, लेकिन पहले साल का डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रोथ के साथ, तो उसके बाद सिर्फ 3 ही बार ग्रोथ ऐड हुई ना, ये पहले 4 साल हो गए जिसमें 18% लगना था। यहाँ ध्यान देना, 6 रुपये में गलती से आपने डिविडेंड ग्रोथ ऐड कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने ऐसा लिया है 9.86 को 1% कम यानी 17 से ग्रो किया। अब आप 11.54 को 16 से ग्रो करो तो भी काम हो जाता, ये वापस 9.86 और 1.17 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसका आंसर तो यही है ना, 11.5454। तो आप ऐसे भी ले सकते थे, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने वाली स्टेप्स है, मैं यहाँ से लिख के बता रहा हूँ। 11.54 इंटू 1.16 होना चाहिए था, ये आता 13.38, फिर 13.38 इंटू 1.15 होना चाहिए था, ये आता है 15.39, फिर 15.39 इंटू 1.14 17.54। आंसर उतना ही आ रहा, तो इतना लंबा सारा क्यों लिखे जब हम शॉर्ट में निपटा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आंसर में नहीं मिलेगी, इंस्टीट्यूट के आंसर में, ये आपको समझनी पड़ेगी। और मे भी हो सकता है इसी के लिए आपने क्लास ली। सर आपको बहुत कम फ़र्क समझ आ रहा होगा इन दोनों में, लेकिन टाइम बचता है इससे। 3 घंटे है आपके पास में, और अगर आप टाइम बचा पा रहे हो विद द सेम मार्क्स, वाई डोंट वी डू दैट। मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो टाइम सेविंग को, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में 8 साल का लिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये वाला देख लेते, फिर मैं 7 साल वाला बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 8 साल का इन्होंने ले लिया, 8 साल का नहीं लिया, ये देखो, भले ही 8 साल का डिविडेंड निकाला है, यहाँ इन्होंने 7 साल का ही लिया है डिविडेंड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था 1 साल आप कम कर सकते, तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। तो 7 साल का डिविडेंड लिया, और 7वें साल में आपने टर्मिनल वैल्यू निकाल ली। ध्यान देना, टर्मिनल वैल्यू ये 7वें साल में निकलेगी। इस टर्मिनल वैल्यू को ही हम MP7 बोल रहे थे।
यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करके लिख लो, इसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, मतलब आखिरी प्राइस जिसमें फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज इंक्लूडेड होते हैं। ये TV7 के लिए आपको D8 चाहिए होता है, और D8 आपने अभी भी जस्ट निकाला है, वो न्यूमरेटर में रखोगे, ये रहा TV, वो न्यूमरेटर में रख के ग्रोथ रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी रखा तो आपका ये प्राइस आ गया 438। तो अब आप फिगर्स रख लो, ये है 7 साल का डिविडेंड जिसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, और ये है 7वें साल की प्राइस 438 जिसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ध्यान देना 7वां साल ही है दोनों केस में, आखिरी डिविडेंड और आखिरी प्राइस सेम टाइम पे अगर होती है, ये रहा आखिरी डिविडेंड और आखिरी प्राइस की जो टाइम होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिया, फिर सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। अब तो कोई कैलकुलेशन वाले पार्ट है, बट मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये ऐसे ना निकालते हुए आप टेबल में निकालो, ये लिखने में बहुत समय जाएगा। टेबल में रहता तो कैसे होता, सिंपल सा आप ऐसा लिखते, ईयर लिख लो, डिविडेंड लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना क्या रेट दिया हुआ है आपको 18% से, वो लिख लो और प्रेजेंट वैल्यू लिख लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी नहीं, टर्मिनल, ठीक है। ये थोड़ा और सरकाई लेते, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 18% और प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान देना। अब इससे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। 6 रुपये, 6 इंटू 1.18 करोगे, मैं लिख ही लेता हूँ ना, 7.08, 8.35, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है आप ध्यान देना, आप ऐसे कर करके हर साल का डिविडेंड यहाँ पे ले लोगे तो आपके ना ये पूरे कैलकुलेशन बचते हैं, और इसके अलावा ये वाले भी कैलकुलेशन बचते हैं, क्योंकि यही वर्किंग आप टेबल में कर रहे हो। तो एक ही टेबल में दोनों काम हो जा रहे हो, और आखिरी में यहाँ पे प्राइस आ जाएगी आपकी। टर्मिनल वैल्यू आप 7वें साल में यहाँ निकाल लेना, यहाँ पे आप टर्मिनल वैल्यू निकाल लो, D8 लेके कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे लिख लो सारे एक के नीचे एक, और फिर मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, टेबल में आपका जल्दी आंसर निकलेगा ऐसे केस में, ठीक है। तो इन्होंने खैर 7 ही साल लिए, अगर ये लोग 8 साल लेते तो मैं बताता कि 7 साल में कैसे अचीव किया जा सकता है। तो वन एंड द सेम थिंग, हमें वापस वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। थेरोटिकल प्राइस आ गई 172.85। ध्यान देना इसके अंदर में क्या इंक्लूडेड है सर, 7 साल का डिविडेंड, 7 साल का, और टर्मिनल वैल्यू या मार्केट प्राइस 7वें साल की। आप 8 साल का डिविडेंड लेते तो 8वें साल की मार्केट प्राइस लेते तो भी प्राइस इतनी ही आती 172.85, क्योंकि जितना आगे बढ़ रहे हो अब उतना डिस्काउंटिंग हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट भी आपकी सेम है, ठीक है। अब आप देखो कंपेयर करो, आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है 172.85, एक्चुअल मार्केट प्राइस है 150, शेयर बिकना चाहिए था 172 का, 173 ही ले लो, और वो बिक रहा है 150 रुपये का, तो सस्ता ही मिल रहा है ना मार्केट में, अंडर वैल्यूड है, बेटर टू एक्वायर इट, और आप बोलो परचेस इट, सिंपल भाषा में, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये मैं नहीं लूँगा, बस आपको बता दूंगा कैसे करना है, ध्यान देना। इसमें भी सेम चीज़ चल रही है, 112 है प्राइस, पिछले वाले में 150 थी। यहाँ भी प्रपोज किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड 4 रुपये, पिछले वाले क्वेश्चन में 6 रुपये था, ये भी D1 है, प्रपोज और नेक्स्ट ईयर लिखा है। ग्रोथ रेट यहाँ 20% दी है, पिछले वाले क्वेश्चन में वो 18% थी, वहाँ पे भी 4 साल थे, यहाँ पे भी 4 साल है। अब ग्रोथ रेट वो बोलता है डिक्लाइन हो जाएगी लीनियरली टू, यहाँ पे भी लीनियरली बोला है, 16% अगले 4 साल के लिए। तो 20 और 16 के बीच डिफरेंस कितना है, 4% का, और 4% गिराना है हमको 4 साल में बराबर तरीके से, तो 4/4 हर साल 1 ही % गिरेगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर 24% की ग्रोथ रेट दी होती और 16% पे लाना होता लीनियरली 4 सालों में, तो मैं क्या बोलता, 24 और 16 में डिफरेंस कितना है, 8% गिराना है 4 सालों में, तो हर साल कितना परसेंट गिरना चाहिए, 2%।
लीनियरली का मतलब 1-1% नहीं होता, लीनियरली का मतलब होता है इक्वल परसेंटेज से गिराते चलो। तो 8% 4 साल में गिराना है तो 2% गिराएंगे हर साल। अब बाय चांस दोनों क्वेश्चन में 4-4% ही आया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो 16% पे स्टेबलाइज हो जाएगी। देखना 16 और 16, इसका मतलब आपको 8 साल वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, 7 साल में भी काम हो जाएगा। 7 साल का डिविडेंड, 7वें साल की प्राइस, और आपका कहानी आप सेम टू सेम एग्जैक्ट, बाकी सब कुछ, खाली इसमें फिगर्स बदली हुई है और कुछ भी नहीं है चेंज। तो ये आप होमवर्क ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं बताता हूँ, ध्यान देना। थोड़ा बस क्या कहते हैं इसमें, फ्रेम करने में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब करंट ईपीएस देख लो, क्वेश्चन का क्या है। सबसे पहले तो लिख लो करंट, इससे अगर डिविडेंड निकला तो करंट डिविडेंड निकलेगा 4 रुपये का। और कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ शो कर रही है 40% की पिछले कुछ सालों में। तो ज़रूरी नहीं है ये आगे कंटिन्यू होगी, आगे की ग्रोथ रेट क्या रहेगी ये हम देखते हैं। दिस हाई ग्रोथ रेट इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। चलो बहुत बढ़िया, अगले 5 सालों के लिए 40% ही ग्रोथ रहेगी। 1 2 3 4 5 40, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स विल डिक्लाइन फ्रॉम 40 to 10%। कितना परसेंट गिराना है? 30% गिराना है, 30% गिराना है अगले 5 सालों में। बताओ, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 40% से 10% पे आ जाएगी, ठीक है। इससे क्लियर नहीं होता, इस एक सेंटेंस से तो क्लियर नहीं होता कि सर पूरे 5 सालों के लिए 10% रखना है या धीरे धीरे गिराना है। अब ये धीरे धीरे गिराना आपके दिमाग में आएगा क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन आप देख चुके हो। अगर आप मानो कि आपने वो 2 क्वेश्चन देखे ही नहीं होते, इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते, तो आप बोलते ठीक है पहले 5 साल के लिए 40%, फिर 5 सालों के लिए 10%। बट आगे पढ़ो क्या होता है, आगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड रिमेन्स स्टेबल एट 10% देयर आफ्टर। तो 10% वापस आ रहा है, 5 साल और 5 साल 10 साल होते हैं, लेकिन आखिरी के जो साल है आपका 10th ईयर और 11th ऑनवर्ड्स सेम परसेंटेज है। तो आप 9 साल का डिविडेंड भी ले लोगे, 9th ईयर की प्राइस लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब देखो, जो डिक्लाइन होने वाली है ग्रोथ रेट अगले 5 सालों में, वो इक्वल होगी और लीनियर होगी, यानी स्टेज वाइज गिरेगी। एक साथ नहीं 5 साल में कि भैया 6वें साल से 10% हो गई, ऐसा नहीं, धीरे 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 स्टेज वाइज गिरेगी और इक्वली गिरेगी। अब आपका क्लियर हो गया कि ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 40 माइनस 10 करोगे तो 30% आपको गिराना है अगले 5 साल में, यानी हर साल कितना परसेंट गिरना चाहिए? 6% गिरना चाहिए। तो 40 माइनस 6 34, माइनस 6 28, माइनस 6 22, माइनस 6 16, माइनस 6 10। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ग्रोथ रेट होगी, ठीक है सर। अब देखो 1 2 3 4 5 34 28 22 16 10, और उसके बाद वो बोलता कि परपेचुअली 10% ही रहेगी। अरे भाई उसके बाद क्या, उसके 1 साल पहले भी 10% थी, यानी कि यहाँ से आप कहानी को रोक सकते हो क्योंकि उसके बाद ग्रोथ रेट सेम है। तो यानी आप 9 साल का डिविडेंड और MP9 भी निकाल लोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। और कुछ दिया है तो देख लेते। अभी जो कंपनी की पे आउट रेशो है वो है 10%, यानी EPS का 10%, 4 रुपये का 10% होता है 40 पैसे, यानी डिविडेंड जो है आपका D0 वो है 40 पैसे, 10%। It is likely to remain the same for the next 5 years, and from the beginning of the 6th year till the end of the 10th year, the payout will linearly increase and stabilize at 50%। अब आ रहा है मज़ा, नया आया क्वेश्चन में। सिर्फ ग्रोथ रेट डिक्लाइन की बात नहीं, यहाँ पे तो सर डिविडेंड में इंक्रीमेंट भी आ रहा है, और ये 50% हो जाएगी एट द एंड ऑफ 10th ईयर। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%,
एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर गिवन बिलो। 10वें साल में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है अब कि हमें 10 साल का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भले ही ग्रोथ रेट 9th ईयर के बाद से सेम है, लेकिन डिविडेंड जो 10th ईयर का है वो उसकी कंडीशन अलग दी है। तो अब हमें पहले पूरे 10 सालों का डिविडेंड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना है अब आप ध्यान देना थोड़ा सा। 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने बोली है, और आपको बताया कि 125 अभी प्राइस चल रही है, तो हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, यानी आपको यहाँ पे MP0 निकालना है। ये तो आपको समझ में आ रहा। MP0 निकालने के लिए 10 साल के डिविडेंड और MP10 की ज़रूरत है। अब MP10 में आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको डिविडेंड 11वें साल का लगेगा, 1 साल बाद की कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो इन 11 चीज़ों का आप अगर आंसर निकाल ले तो आपकी कहानी सिंपल। 40 पैसे से सर शुरुआत करोगे आप 40% हर साल बढ़ाते जाओ, और उसके बाद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ। D0 4 का 10% पे आउट 0.40। D1 अच्छा, पे आउट रेशो भी तो बदलेगा ना, तो हमें अर्निंग और डिविडेंड दोनों ही बढ़ाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब हम एक काम अब हम टेबल में निकालेंगे, और 2-3 ट्रिक्स जो हम सीखेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ ईयर ले लिया, यहाँ EPS ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका EPS था 4 रुपये का। अब आपको क्या करना है सर, 4 रुपये में 40% ऐड करना है, तो आपका आ गया आंसर 5.6। उसके बाद इक्वल टू 5.6, तो अब इसमें देखो कैसे लिखना कैसे है, मैं ये बता देता हूँ। पहले आप एक काम करो, कैलकुलेटर पे 1.40 रखो, फिर 4 रखो, और इक्वल्स टू दबाओ। 1.40 इंटू 4 और फिर इक्वल्स टू दबाया 5.6। अब इक्वल्स टू दबाओ 7.84, फिर इक्वल्स टू दबाओ 10.98, फिर इक्वल्स टू दबाओ 15.3637 ले लो, और इक्वल्स टू दबाओ 5 सालों तक बढ़ रहा है ना, 21.51। ऑटोमेटिकली क्या हुआ पता है क्या जो भी आंसर आ रहा है उसको वापस 1.4 से मल्टीप्लाई अगर करना है तो इस तरह से चलो, 1.40 दबाया, फिर इंटू दबाया, फिर 4 दबाया, फिर इक्वल्स टू दबाया। ठीक है, कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने लिखा है 1 2 3 4। इक्वल्स टू दबाने के बाद आप जितनी बार इक्वल्स टू दबाओगे जो भी आंसर आया वो फिगर 1.4 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो 21.51 आ गया आपका 5वें साल में। अब आप ध्यान देना, उसके बाद हर साल 6% से ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो अब तो ये हाथ से ही लिखना पड़ेगा सारा का सारा। सो 21.51 इंटू 1.34, 34% से ग्रो करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम रखनी है, इसलिए 1 पॉइंट रखा, और जितना भी ग्रो करना है उतनी वैल्यू ऐड कर दो, तो 1.34 तो इक्वल्स टू दबाया 28.83 आया। अब देखो ये पहले साल का 28.82 आ गया। अब ये मैं कैलकुलेटर पे रहने दूंगा, और अब मेरे को 6% कम से ग्रोथ होनी है इस साल, तो 6% कम कर दिया 1.28। कैलकुलेटर पे देखो कैसे दिखेगा, 28.82 इंटू 1.28, ये इक्वल्स टू दबा दिया आपने, तो कितना आ गया 36.88 है, उसको हम 36.89 लिख लेते हैं। अब मैंने कैलकुलेटर पे वो फिगर रहने दी, मैंने हटाया नहीं है अभी तक, और 6% और कम कर दो, तो मैंने अब क्या दबाना है, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 1.22, फिर इक्वल्स टू दबा दिया, तो 45 आ गया, 45.01, फिर 45.01 इंटू 1.16,
तो आ गया 52.21 और 52.21 इंटू 1.10 तो ये आ गया 57.43। ठीक है, आपके 10 साल के, अभी हटा देता हूँ, 10 साल के अर्निंग पर शेयर आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब बात करते हैं सर डिविडेंड पर शेयर की। डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन ने बोला कि पहले 5 साल तक तो वो 40 नहीं, कितना है, 10%। उन्होंने बोला कि पहले 5 साल तक तो 10% रहेगा और 6th ईयर से बढ़ना शुरू हो जाएगा 50% तक। तो आप देखो 10 से 50 कितना परसेंट बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है, और वो 5वें साल से लेके 10वें साल के बीच में बढ़ाना है। यानी कि पूरे 5 साल में 6, 7, 8, 9 और 10, 5 साल में 40% बढ़ाना है लीनियरली। तो हर साल कितना परसेंट बढ़ेगा, 8%। लीनियरली इंक्रीज होगा, लीनियरली ये डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही लीनियरली ये इंक्रीज होगा। तो हर साल 8% पे आउट रेशो आपका बढ़ेगा। अब देखो कैसे होगा। पहले तो हम 10% ले लेते हैं, 0 पॉइंट का तो ये हो गया 0.40। ठीक है, पहले साल का 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रुपये 60 पैसे का वो हो जाएगा 56 पैसे। फिर 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 साल तक तो 10% ही ग्रोथ होनी है, 0.78। अब यहाँ 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.098, तो इसको आप 10 कर दो। फिर आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1.54। फिर 10% से करोगे, 5 सालों तक यही चल रहा है, 2.15। अब अगले साल आप 8% से पे आउट रेशो बढ़ा दोगे, जो है उसे बढ़ा दोगे, तो वो हो जाएगा 0.18, यानी कि 5.19। अब और 8% से बढ़ा दो तो 26 हो गया ये, 36.89 इंटू 0.26 तो 9.59। और 8% से बढ़ा दो, 45.01 इंटू 0.34 15.30। और 8% से बढ़ा दो, 21.93। और 8% से बढ़ा दो, आया एग्जैक्ट 28.72। 50% पे देखा आपने कैसे लीनियरली बढ़ाया है। तो अब आपको ग्रोथ रेट को बढ़ाना कम करना, डिस्काउंट रेट को बढ़ाना कम करना, पे आउट रेशो को बढ़ाना कम करना सब आता है। ठीक है, डिस्काउंट रेट वाले तो खैर अभी हमने नहीं देखा, आएगा वो भी आगे। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है। अभी हमने 2 चीज़ें सीखी, सिर्फ ग्रोथ रेट का गिरना और डिविडेंड पे आउट रेशो का बढ़ना। अल्टीमेटली हमें जो फिगर चाहिए थी वो थी सर डिविडेंड की पूरे 10 साल की। अब आगे ध्यान देना, 10 साल की डिविडेंड की फिगर आ गई एक बार। उसके बाद देखो, इट इज़ लाइकली टू रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स भी ठीक है, और कहाँ कुछ अलग से दिया हुआ है, एंड रिमेन स्टेबल। अब ग्रोथ की बात करता हूँ, रिमेन स्टेबल एट 10% देयर आफ्टर। तो ग्रोथ जो है वो उसके बाद 10% ही रहेगी डिविडेंड में भी। ठीक है, तो यहाँ से भी जो ग्रोथ है वो 10% रहेगी, 28.72। आप यहाँ पे 10वें साल की टर्मिनल वैल्यू निकाल सकते हो। 10वें साल की निकालोगे तो डिविडेंड 11वें साल का लगेगा सर, ये चीज़ ध्यान देना। तो वो हो गया 28.72 में आप 10% ऐड करोगे, क्योंकि 10वें साल के डिविडेंड आपको लिख के ही देता हूँ ना, सिंपल ध्यान देना। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ, D0 नहीं, D1, D फॉर 10th पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये 28.72, 1.10, 17% और ये 10%। यह आंसर आता है 451.31। ये है आपकी सारी की सारी इम्पोर्टेंट फिगर्स, जिसे आपको डिस्काउंटिंग करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17% से,
और प्रेजेंट वैल्यू। ये ध्यान देना आखिरी की दोनों कैश फ्लोज 10वें साल की है तो फैक्टर भी सेम रहेगा। बाकी कैलकुलेशन सारा का सारा सेम रहा। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में जो नया करना था वो ये था कि ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है और डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है। एक बार फिगर्स चेक कर लेते हैं, कई फिगर में कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसे ठीक कर लेंगे सर, ध्यान देना। 0.56, 0.78, चलो इसको यहाँ अगर आता है तो ये रहा। तो सेकंड वाली, पहली वाली फिगर तो खैर काम की नहीं है, ये 46 वाली जो है ये हटा दो, 0.40, सॉरी वो 0th टाइम की है। तो आप कंपेयर करके देखो सही आ रहा है क्या। 56, 78, 1.10, 1.54, 2.15, 5.19, 9.59, 15.30, 21.92 है यहाँ पे, वहाँ 93 है, 28.71 है यहाँ पे, वहाँ पे 72 है। तो ये 10 साल का डिविडेंड तो आ गया। इसके बाद टर्मिनल वैल्यू भी हम देख लेते हैं। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू में हमने कुछ गलत लिया क्या? तो यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है? 451 नहीं आ रहा है ऐसा इनका कहना है। अच्छा सही बात है, 451 आएगा। यहाँ पे जो इन्होंने 94 निकाला है ना, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। आप सिर्फ इतना निकालो, इतना वाला पार्ट अगर निकालोगे तो वो आता है 451.16 और इन्होंने ये ले लिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10th ईयर का। तो आप अभी भी अगर ये पूरा आंसर निकालोगे, ये वाला फाइनल फिगर जो निकालोगे वो आपका मैच करेगा इससे 118.75 से। ये जो 24 रुपये 46 पैसा है ना, वो आएगी इन सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू 2446 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 451 की 94.29 ऐसा। तो टेबल में निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन टाइम बहुत बचता है। तो अगर आप सीख गए तो बहुत आसान जाएगा। अदरवाइज़ आपको पहले तो देखो सारा का 3 कैलकुलेशन, आपको सबसे पहले तो अर्निंग बढ़ानी पड़ रही, उसके बाद आपको पे आउट रेशो पे भी कैलकुलेशन अलग से दिखाना पड़ रहा, फिर वही फिगर्स वापस लिखनी पड़ रही है। देखो ये वाले रो की फिगर वापस लिखनी पड़ रही, कहीं ना कहीं तो टाइम जाता ही है डबल चीज़ें जब हम लिखते हैं तो। और टर्मिनल वैल्यू भी अलग से लिखनी पड़ रही है। ऐसे कर करके पूरी कहानी कंप्लीट करो। चलो ठीक है, थियोरेटिकल वैल्यू आ गई 118 रुपये 75 पैसे। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में दी है क्या? 125 रुपये। बताओ, जब हमें लग रहा है कि वो शेयर 118 रुपये 75 पैसे में बिकना चाहिए तो 125 जैसे ही हमने मार्केट प्राइस देखी तो हमें समझ आ गया कि यार एक्चुअल मार्केट प्राइस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से तो ज़्यादा है, यानी कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है, तो ख़रीदना नहीं चाहिए सर, हम नहीं खरीदेंगे, नॉट एडवाइजेबल। कहानी ख़त्म, यहीं पे आपका क्वेश्चन भी ख़त्म। आया समझ में? तो पहले 5 साल और फिर 5 साल यानी 6, 7, 7 पीरियड का हो गया ये आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 34 इसी के साथ ख़त्म हुआ। आपने देखा होगा कि पिछले 5, 7, 6 क्वेश्चन धीरे धीरे करके डिफ़िकल्टी लेवल हमने बढ़ाया है। तो आखिरी के 3 क्वेश्चन भी, 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपको बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें से। तो ये जो 6 क्वेश्चन आपने 2 स्टेज से लेके 6 स्टेज तक देखे, उसके आखिरी के 2 क्वेश्चन कर लो, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब आ जाएगा। या जब डिफ़िकल्ट वाला पार्ट आ जाता है तो उसका ईजी वाला पार्ट सॉल्व करने में आपको इतना दिक्कत नहीं जाती सर। क्वेश्चन नंबर 35 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक ब्रेक लेके आता हूँ और उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव ऑन करते हैं सर। बाय बाय। सो आइए देखते हैं सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज़ सैम लिमिटेड है। अंडरलाइन करेंगे पहला वर्ड सैम लिमिटेड जस्ट पेड अ डिविडेंड। तो जस्ट पेड यानी कि वो पे कर चुके हैं, पिछले साल का ही होगा, D0 आएगा। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिविडेंड 6% पर एनम तक ग्रो होगा। यहाँ तक तो हम बहुत बार देख चुके हैं। आफ्टर पेइंग डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स। पिछले साल का डिविडेंड 2 रुपये डिक्लेयर किया और वो पे कर दिया। उनको लग रहा है कि ये 6% पर एनम से ग्रो करेगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अगले 3 साल का डिविडेंड हम नहीं बांटेंगे और हम इंस्टेड वो पैसा रिटेन करके इन्वेस्ट कर देंगे एक प्रोजेक्ट में। कोई प्रोजेक्ट लेने की वो बात कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ द सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये क्यों बताते हैं जनरली
कि ये समझाने के लिए कि हमारा जैसे कंपनी के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी नेचर का प्रोजेक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से रिटर्न देने वाला या ज़्यादा नुकसान करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, सेम लाइन पे चल रहे हैं ये नया प्रोजेक्ट भी। द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सीधी सी बात है, अगले 3 साल तक डिविडेंड ना बांटते हुए अगले 3 साल तक आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो उससे रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना, खाली इन्वेस्ट करके थोड़ी छोड़ोगे। तो रिटर्न जो मिलेगा वो विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ। 3 साल तक नेगेटिव में कैश फ्लो होगी आपकी इस प्रोजेक्ट में, चौथे साल से पॉजिटिव कैश फ्लो शुरू हो जाएगी। डिविडेंड्स विल देन बी 2.5 रुपीज़ पर शेयर एंड विल ग्रो एट 7% पर एनम। चौथे साल का डिविडेंड 2.5 रुपये होगा और वो 7% पर एनम ग्रो करेगा। जब ग्रोथ होगी तो वो 5वें साल से होगी। सही बात है ना, 2.5 रुपये जब बांटोगे तो चौथे साल में बांटोगे, पहले 3 साल तो बांट ही नहीं रहे। उसके बाद आपकी ग्रोथ रेट ये होगी। अब इन्वेस्टर के पास में 1000 शेयर है, ये तो हो गई कंपनी की बात। अब मान लो आप और मैं उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं और हम दोनों एक ही साइड में, मान लो 1000 शेयर है हमारे पास उस कंपनी के, ठीक है, 1000 शेयर है और अभी अभी हमें 2000 रुपये का डिविडेंड मिला होगा, 1000 × 2 रुपये, और हर साल मतलब क्या हो रहा है, 2000 का डिविडेंड मिल रहा होगा। अब अगले 3 साल तक हमें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर कंपनी ने वो प्रोजेक्ट ले लिया तो। और क्वेश्चन बोलता है कि इन्वेस्टर को रिसिप्ट चाहिए कम से कम 2000 रुपये पर एनम की फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। यानी अगले 3 साल में हमें तो पैसा चाहिए, लेकिन कंपनी तो बोल रही कि वो डिविडेंड नहीं बांटेगी। हमें तो पैसा चाहिए, कंपनी तो डिविडेंड नहीं बांटेगी, हमें तो पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा सर पैसा? बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर को 2 तरह से रिसिप्ट आती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। एक तो डिविडेंड से, दूसरा शेयर्स बेचने से। ठीक है, कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही, लेकिन हमारा शेयर हम बेचेंगे मार्केट में, आपको क्या लेन देन? तो हम शेयर्स को बेच के हर साल के एंड में 2000 रुपये जितना शेयर बेच के उतनी कैश फ्लो हम ले सकते हैं, अगर हमें रिसिप्ट चाहिए ही चाहिए। 2000 रुपये हमने बोला कि चाहिए ही चाहिए, तो हम शेयर्स बेच देंगे। बात आती है कि जब भी आप शेयर बेचोगे तो 2000 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करना उस टाइम की। पहले साल बेचोगे तो MP1, दूसरे साल बेचोगे तो MP2, तीसरे साल बेचोगे तो MP3, और उतने नंबर ऑफ शेयर आपके हर साल कम होते जाएंगे 1000 में से। पहले आपने मान लो 10 शेयर बेच दिए तो अब आपके पास 990 बचे, फिर और 10 बेच दिए तो 980 बचे, ऐसे कर करके शेयर्स कम होते जाएंगे। आपको क्या निकालना है? इवैल्यूएट करो वेदर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। सबसे पहले तो ये इन्वेस्टर का छोड़ो, आप ये बताओ कि अभी मार्केट प्राइस कितनी है, और अगर प्रोजेक्ट ले लिया तो कितनी होगी, और दोनों को कंपेयर करो और बताओ क्या मार्केट प्राइस अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, हुई है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, एक और चीज, रिकमेंड हाउ द इन्वेस्टर, ध्यान देना, रिकमेंड हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसिप्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। आने वाले 3 सालों में वो अपनी टारगेट रिसिप्ट कैसे मेंटेन कर सकता है? डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो शेयर्स को सेल करके मेंटेन करेगा, और उसके बाद उसकी इनकम इंप्रूव होनी चाहिए। अभी कितनी इनकम है? 2000 की। सो इनकम जो है उसकी उसके बाद शुड बी ग्रेटर देन 2000। तीसरे साल बाद क्या उसकी इनकम बढ़ रही है? गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 8%। तो देखो, पहली चीज यहीं पे ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालेंगे शेयर की इस फॉर्मूले से। D0 आपको दिया हुआ था, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो, तो 2 रुपये अभी अभी डिविडेंड बांटा, ग्रोथ 6% की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, 6% की ग्रोथ, तो अभी शेयर की प्राइस है 106 रुपये। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। मार्केट प्राइस विदाउट द प्रोजेक्ट इज 106 रुपये। अब अगर हमने प्रोजेक्ट ले लिया तो पहले 3 साल कोई भी कैश फ्लो नहीं होगी, और इनफैक्ट निगेटिव कैश फ्लो जाएगी, वो जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो। ठीक है, अब
4th ईयर ऑनवर्ड्स 2.5 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। 4th ईयर में डिविडेंड जो मिलेगा 2.5 रुपये का, और उसके बाद ग्रोथ होगी 7% की। सही बोल रहा हूँ मैं? 7% की ग्रोथ होगी। तो आज मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? D4 की प्रेजेंट वैल्यू और MP4 की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि उसके बाद से परपेचुटी शुरू हो रही है। तो MP4 निकालेंगे हम D5 की मदद से, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सिंपल ऐसे निकालो। मैं एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान देना। सो MP0 इज इक्वल टू D4 प्लस MP4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर 4, या R की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चौथे साल से डिस्काउंटिंग करना है हमें, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द पावर 4 लिखो, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% से चौथे साल का लिखो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। D4 है 2.5 रुपये, प्लस 2.5 रुपये में आप 7% ग्रोथ ऐड करो, नीचे में 8 माइनस 7 इंटू चौथे साल का फैक्टर 0.735। तो ये आता है 198.45। ठीक है। एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये D4 2.5 रुपये हैं, और उसके बाद वही D4 ग्रो हो रहा है 7% से। सो चौथे साल में ना निकालते हुए आप ये सारा कैलकुलेशन MP3 तक भी रोक सकते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यस, MP3 तक भी हम रोक सकते हैं ना उसको। हाँ, हम MP3 तक भी इस कैलकुलेशन को रोक सकते थे। ध्यान देना, अगर हम MP3 निकालते हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते तो 3 साल से मल्टीप्लाई करते, 3 साल के फैक्टर से लेते 8% इंटू 3rd ईयर, मतलब तीसरे साल का फैक्टर, क्योंकि MP3 निकाल रहे हैं। अब MP3 निकालने के लिए D4 लगता है हमको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% तीसरे साल का। D4 क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि 2.5% है, और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8%, ग्रोथ रेट 7%, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.794। देखो, करो कैलकुलेशन। 2.50 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.794, आंसर आता है 198.5। ये आंसर और ये आंसर आपका सेम ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा आपका इसमें। दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं। दोनों का पर्पज़ ही वही है, क्योंकि MP3 के बाद से, ध्यान देना, MP3 के बाद से ग्रोथ रेट 7% ही है आपकी, क्योंकि ये 2.5%, 2.5 रुपये में हम मान के चल रहे हैं कि ग्रोथ रेट इंक्लूडेड है। ये D4 दिया हुआ है तो उसमें मान के चलेंगे। जब मान के ही चल रहे तो यहाँ पे ही प्राइस निकाल लो। इसका मतलब, ध्यान देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला लिखो या सिंपल इतना फॉर्मूला लिखो, जो दोनों येलो मार्क किए हुए, दोनों से आंसर सेम आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया 198.46 आपका। अब आप बताओ, देखो क्या मार्केट प्राइस अफेक्ट हुई है? यस सर, मार्केट प्राइस 106 से 198 हो जाएगी। और क्या होना? 3 साल का डिविडेंड रोक के उसके बाद आप अगर बढ़ा के दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर साल 2% 2 रुपये पे। देखो, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस समझाता हूँ। आज से पैसा लेना चालू कर दो, 6 रुपये 2 रुपये 6% की ग्रोथ से, या फिर 3 साल रुक के चौथे साल से पैसा लो, लेकिन अब ज़्यादा ले रहे हो, 2.5 रुपये, और वो भी 7% की ग्रोथ से। तो आप सोचो, जब आप 50 साल आगे की सोचोगे तो इससे कई गुना ज़्यादा ही कैश फ्लो है। 2 का 2.5 हो गया, 6 का 7 हो गया, तो आज की वैल्यू इसके भरोसे कम ही आनी है। गेटिंग इट? इसलिए इसके भरोसे ज़्यादा आ रही है, सीधा ऑलमोस्ट डबल है, 106 का 198।
तो हमको ये डिसीजन कभी भी पूरा था। इसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप सैक्रिफाइस कर रहे हो 3 साल के लिए, बट उसके बाद फ़ायदा हो रहा है। एक चीज़ आपकी कंप्लीट हुई। दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है कि सर यहाँ पे जो डिविड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया वो निगेटिव कैश फ्लो क्यों नहीं लिया आपने? कहाँ ले? पहली बात तो हम कंपनी के प्रोजेक्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टर डिसाइड करता है, और इन्वेस्टर को उस साल 3 साल तक डिविडेंड मिला ही नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। डिविडेंड के एंगल से देखो, सारी कहानी तो डिविडेंड के एंगल से ही देख रहे हैं ना। पहले वाले केस में 2 रुपए से हर साल आपको ग्रोथ मिलती 6% की, तो डिविडेंड मिल रहा था तो ले रहे थे। दूसरे वाले केस में पहले 3 साल डिविडेंड मिला ही नहीं, हमें क्या करना है कि कंपनी ने डिविडेंड का क्या किया, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया नहीं किया, उससे कोई लेन देन नहीं। शेयर होल्डर को मिला क्या डिविडेंड? नहीं मिला। शेयर होल्डर के एंगल से देखो कैश फ्लो क्या है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है पहले 3 साल, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है पहले 3 साल। शेयर होल्डर डिसाइड करेगा ना मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो ये है वो कहानी। अब बात करते हैं सर कि ध्यान देना, 1 2 3 आज की प्राइस तो आपने निकाल ली 198.50। किस तरह से, कैसे पॉसिबल है कि हर साल इन्वेस्टर 2000 की इनफ्लो मेंटेन करे? मैंने आपको बताया 2 ही तरीके होते हैं कैश फ्लो के, या तो इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल जाएगा तो कैश आ जाएगी, या तो वो शेयर्स को बेच दे। तो इस केस में पहले 3 साल तक हमें कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा कंपनी से, तो डिविडेंड की इनकम का सोर्स या दरवाज़ा तो हो गया बंद। अब हमारे पास एक ही दरवाज़ा बचा है जिसमें हमें शेयर्स को बेचना पड़ेगा। शेयर्स को बेचना है कुछ इस तरह से कि यहाँ की प्राइस और 2000 रुपये, 2000 को P1 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा लिखो, हमें चाहिए 2000 रुपये डिवाइडेड बाई P1, तो नंबर ऑफ़ शेयर निकल जाएंगे। हम बोलेंगे कि इतने शेयर बेच दो पहले साल के एंड में, दूसरे साल में भी 2000 चाहिए तो इतने शेयर बेच दो। P2 जब शेयर बेचोगे उस दिन की प्राइस पे बेचोगे, तो अब P2 पे बेचेंगे। तीसरे साल भी हमें चाहिए तो वो P3। बस ख़त्म। अब आप बस एक काम करो, P1 P2 P3 निकाल लो। आप नोटिस करोगे P3 अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ये रहा MP3। इस चीज़ को आगे बढ़ाया, अच्छा पूरा नहीं लिखा था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 250 इंटू 0.794, 250 थी आपकी वैल्यू। और एक बार यहाँ पे ले लो। P3 अगर आपको निकालना है, ध्यान देना, P3 अगर आपको निकालना है तो आप क्या लोगे, डिविडेंड 4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D4 है 2.5 रुपये का, डिवाइडेड बाय 8% माइनस 7, तो ये आ गया 250 आपकी पहली फिगर। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे वापस से लिखता जा रहा हूँ, 2000 रुपये को 250 से डिवाइड किया उस दिन की प्राइस, तो मुझे तीसरे साल में कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे? 8। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब हम बात करते हैं P2 क्या होना चाहिए। P2 क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि P0 आपने कैसे निकाला। हमने MP3 से MP0 निकाला, यानी 3 साल से कैश फ्लो को पीछे खींचा। सही बोल रहा हूं मैं? MP3 क्या थी? 250 रुपये। यहां से 3 साल से कैश फ्लो को खींचा तो यहां पे आ गए हम। अगर हम एक ही साल से खींचते तो MP2 पे आ जाते, 2 साल से खींचते तो MP1 पे आ जाते, 3 साल से खींचा तो MP0 पे आ गए। तो हम यही वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते? MP0 इज इक्वल टू MP3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 साल का। हम इसी के मदद से, एक सेकंड ना, हम इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स हम एक ही साल से पीछे लाते। 3 मतलब 3 साल से पीछे ले जाना। एक ही साल से पीछे लाएंगे तो 3 में से 1 साल माइनस होगा, दूसरे साल की प्राइस निकलेगी।
2 साल से पीछे ले जाएंगे, 3 में से 2 माइनस होगा 1 साल की प्राइस, 3 में से 3 माइनस करा तो 0 आया यहाँ पे। तो फॉर्मूले कुछ इस तरह से बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अरे कहाँ गया? अभी वो जो मैसेज आया था ना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, उसके वजह से पूरा डिलीट हो गया आई थिंक। बढ़िया बनाया था, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेते हैं। 1 2 3, 2000 चाहिए P1 पे, 2000 चाहिए P2 पे, 2000 चाहिए P3 पे। तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर निकलेंगे। P3 कैसे निकालेंगे? D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये था 2.5 रुपये, 8% माइनस 7%, तो ये आया था 250। ठीक है, ये ऐसे ही निकाला था हमने, तो ये आ गया था हमारा 250। अब देखो, हमने MP0 निकाला था MP3 को 3 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, वो भी 8% 3 साल। तो उसी तरह से MP1 निकाल सकते हैं MP3 को 2 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। MP2 निकाल सकते हैं MP3 को सिर्फ 1 साल से खींच के। आप समझ रहे हो ना क्या आ रहा है? ध्यान देना, ये वाली फिगर को 1 साल से खींचोगे तो यहाँ आएगी यानी कि MP2, और 1 साल से यानी 2 साल से खींचोगे तो यहाँ आएगी MP1, और 3 साल से खींचोगे तो MP0। यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो, ये 3 में से 3 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गया 2, बस कहानी ख़त्म। अब देखो 250 इंटू 857, और यहाँ 250 इंटू 1 साल का ही 0.926, निकाल लो, आपका आंसर आ गया। तो अब आपकी 3 प्राइस आ गई है तीनों साल की। अब देखो, मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको अब बहुत सारी क्लैरिटी आ जाए। 4 प्राइस आ चुकी है हमारे पास, P0 P1 P2 P3। आपको 2000 रुपये यहाँ चाहिए थे, 2000 यहाँ चाहिए थे, 2000 यहाँ चाहिए थे। P1 हमारी आई है 230, 214.25, P2 आई है 231.50, और ये था 250। आप डिवाइड कर दो तीनों को, इसको डिवाइड किया तो आया था 8 शेयर बेचने पड़ेंगे। 8 शेयर बेचोगे 250 रुपये पे तो 2000 आ जाएंगे। अब 2000 डिवाइडेड बाय 231.50 किया, 8.64 आ रहा है। कभी भी डेसिमल में शेयर नहीं बेच सकते तो हम इसको बोलेंगे कि 9 शेयर बेचेंगे। एटलीस्ट 2000 लिखा था वहाँ पे, वर्ड ध्यान देना, क्लियर वहाँ पे लिखा था कि कम से कम हमें 2000 चाहिए, यानी उससे ज़्यादा आया तो चलेगा, कम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 8.64 में से 8 शेयर नहीं बेच सकते क्योंकि 2000 से कम आएगा, ज़्यादा आया तो चलता, यानी कि 9 शेयर बेचो। 2000 डिवाइडेड बाय 214, तो ये आ रहा है 9.33। अब आप बोलोगे सर डेसिमल तो 9 के नज़दीक है, 9 बेचने से भी नहीं चलेगा, यहाँ 10 बेचना पड़ेगा, क्योंकि 9 बेचोगे तो 2000 से कम आएगा पैसा, ज़्यादा आया चलता, कम नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन का ये आपका आंसर निकलता है कि पहले साल 10 शेयर बेचो, दूसरे साल 9 शेयर बेचो, तीसरे साल 8 शेयर बेचो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो टारगेट रिसिप्ट है 2000 की, एटलीस्ट उतना आपको हर साल मिलते जाएगा, भले ही आपको डिविडेंड ना मिले। ये देखो 10 शेयर, 9 शेयर, 8 शेयर, यहाँ पे भी वही किया हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। तीसरे साल की प्राइस तो बहुत आसानी से निकल गई थी, दूसरे साल की प्राइस निकालने के लिए हमें 1 साल से और खींचना पड़ा, पहले साल की प्राइस निकालने के लिए हमें 2 साल से और खींचना पड़ा, और हमारे तीनों साल की मार्केट प्राइस आ गई। 2000 रुपये चाहिए थे तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे हमने शेयर्स बेच दिए और हमारी टारगेट रिसिप्ट अचीव हो गई। और आप ध्यान देना, हमने टोटल कितने शेयर बेचे सर? 10 और 9 19, 19 और 8 27 शेयर बेच दिए। हमारे पास अब 973 शेयर बचे हुए हैं सिर्फ। 1000 में से पहले 10 बेचे, फिर 9 बेचे, फिर 8 बेचे। तो चौथे साल में हमको जो डिविडेंड मिलेगा वो था 2.5 रुपये का।
अब चौथे साल से जो डिविडेंड मिल रहा है 2.5 रुपये का, और हमारे पास कितने शेयर है, 973। कैलकुलेशन करके देखो, आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। पहले कितना आ रहा था सर, 2 रुपये के हिसाब से आ रहा था, तो हो गया ना इंक्रीज्ड डिविडेंड। एटलीस्ट 2000 तो चाहिए था, वो भी अचीव हो गया, और उसके बाद इम्प्रूव्ड इनकम। 1000 × 2 मिलने से तो अच्छा है ना 2432 रुपये मिले। ये है आपका इम्प्रूव्ड इनकम। हो गया सर, आगे बढ़े। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। अब आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये मैं थोड़ा फटाफट लूँगा क्योंकि अब बहुत ही सिमिलर टाइप का लग रहा है मेरे को, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग प्रेजेंट भी कर रहा है आपको सिचुएशन। एसी चलाते हैं थोड़ा सा, और आई थिंक पानी भी पीना पड़ेगा। क्या है सर, इतना ज़्यादा बोल बोल के ख़त्म हो जाता है इंसान का। काम होता है। अब देखो क्या होता है, बताता हूँ। टीचिंग के अलावा 2 सोर्स है मेरे रेवेन्यू के। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग से पैसा आता होगा या मैं इसके भरोसे बैठा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। 2 सोर्स मेरे रेवेन्यू के हैं। एक है रियल इस्टेट, दूसरा है अपनी कॉन्फ्रेंजा की कंपनी, जिस पे वेबसाइट पे वीडियो लेक्चर्स और बुक्स आप लोग खरीदते हो एसएफएम के अलावा। तो मेन तो वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। रियल इस्टेट का काम अभी अभी चालू करा है, तो 2-3 जगह पे मैंने 2 प्लॉट है, एक पर्टिकुलर कमर्शियल छोटा सा ही शॉप है। तो ये सब मैं इन्वेस्टमेंट करके अब उसे बेचने भी निकाला है, किसी को बेचने निकाला है, कहीं पे अभी प्रोसेस चालू है एंड ऑल दैट। तो वहाँ रियल इस्टेट में पैसा जनरेट होने, रेवेन्यू जनरेट होने टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितना पैसा मैं खुद को, ध्यान देना मेरी बात को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बहुत सारी जगह पे सीखने मिलेगा। जितना पैसा मैं खुद को घिस के, यानी गला कम ख़राब करके आपके सामने मैं आता हूँ, तो मेरे को खुद को, एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो खुद को घिस के जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा हम बिना खुद को इन्वॉल्व किए कमा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैं जो टीचिंग कर रहा हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मैं नौकरी तो नहीं कर रहा कहीं पे। एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब खुद की नौकरी। तो खुद की नौकरी का मतलब होता है कि मैंने खुद को काम दिया है। तो मैंने डिसाइड किया टीचिंग का, तो उस भले ही एम्प्लॉयमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सर, दोनों में इंसान का होना ज़रूरी होता है। तो जब तक इंसान है तब तक वो काम चलते रहता है और उससे पैसा आते रहता है। परंतु अगर इंसान की तबीयत ख़राब हो गई, इंसान 1 साल का ब्रेक लेना चाहे या इंसान घर पे बैठना चाहे, तो पैसा आना रुक जाता है। अब आप सोचो 2 साल तक मैं रिकॉर्डिंग करूँ ही नहीं, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं दूँ, उसके बाद बच्चे भूल जाएंगे। उसके बाद क्या, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करके देखो। अभी मुकेश अंबानी अपने बेटे को पूरा एम्पायर आगे दे के जाएगा, मैं एसएफएम दे के जा सकता हूँ क्या किसी को? ये सारा खेल है सर नॉलेज का, और ये चीज़ें पास ऑन नहीं की जा सकती। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टीचिंग प्रोफेशन। आप अगर सीए में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो आप किसी को पास नहीं कर सकते। आप क्लाइंट्स पास कर सकते हो अपने बेटे बेटी को, अगर वो सीए है तो पहला तो उसको भी तो मेहनत करनी पड़ रही है वहाँ तक आने के लिए, और उसके बाद वो मेंटेन करेगा आपका काम। वो ज़रूरी नहीं है, आप जितना हो सके आप उसको पास ऑन तो करके जा सकते हो क्लाइंट्स को, ठीक है। एक तो आप उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, आप डॉक्टर वाला प्रोफेशन ले लो, इंजीनियर वाला प्रोफेशन ले लो। ये जो सारे प्रोफेशन हैं, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले तरीके हैं जिसमें आपका होना ज़रूरी होता है। बट ये चीज़ें काफ़ी घातक है आगे के लिए। तो आप जो भी प्रोस्पेक्ट डिसाइड करें अपनी लाइफ के लिए, ये चीज़ सोच के करिएगा
कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं कमाई के या अपने करियर बनाने के। एक होता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी करना, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद की नौकरी करना। एम्प्लॉयमेंट यानी कि कहीं पे जॉब जो ले लेते हो आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि टीचिंग, आप प्रैक्टिस बोल लो, डॉक्टरी बोल लो, इंजीनियरिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इवन क्रिकेटर ऑल्सो। क्रिकेटर का क्या क्या 4 साल 5 साल तक चलता है, वो भी खेला तो बहुत बढ़िया, उसके बाद उसको कौन पैसा दे रहा, नहीं देता। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे खुद का होना ज़रूरी होता है। तीसरी बात आती है सर बिजनेस की। सबसे ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा और उससे भी ज़्यादा पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट में। मतलब इन्वेस्टर अगर आप बन जाते हो तो बिजनेसमैन में भी आपको बिजनेस चलाना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग में होने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट में आपके होने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन बहुत ही घातक हो सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क भी इन्वेस्टमेंट में है। और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ ना आपको, पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बिजनेस और चौथा इन्वेस्टर, ये चारों में इनकम बहुत बढ़ती जाती है और रिस्क भी बहुत बढ़ते जाता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जॉब कर लो, रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है। थोड़ा रिस्क लेना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, टीचिंग ट्राई कर लो, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा कमाना है तो बिज़नेस स्टार्ट करो, और रिस्क है और ज़्यादा रिटर्न है। उससे भी ज़्यादा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही अच्छी बुक में पढ़ने मिलेगी। और अपना करियर शुरू करने के पहले मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो किताब ज़रूर पढ़ें। उसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट और रिच डैड पुअर डैड, ये 2 फेमस किताबें हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। ये नॉवेल आप ज़रूर पढ़ना, आपको थोड़ा रियलिटी पता चलेगी कि क्या होता है वर्ल्ड में। और ये भी किताबें हैं, उसके बाद भी मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, खुद का एक्सपीरियंस भी है। और अल्टीमेटली ये चीज़ पे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि मैंने जल्द से जल्द टीचिंग छोड़ देनी चाहिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, परंतु इस पॉइंट में मैं अगर अपनी बात सोचूं तो आई शुड डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो सर अगर आप ये जानते हुए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप हमें क्लासेस दे रहे हो, तो कहीं आप हमें गुमराह तो नहीं कर रहे कि आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। तो बात ऐसी है कि मैं छोड़ना ना, आज जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, ये नॉलेज है मेरे पिछले 10 सालों का, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो पैसा इज़ नॉट द मोटिव, फ्रैंकली स्पीकिंग पैसा इज़ नॉट द मोटिव। परंतु परंतु कई बार आपको रिस्क कैलकुलेट करके लेना पड़ता है। अब ऐसे टाइम पे मैंने दूसरी जगह पे हाथ मारना तो शुरू कर दिया है, मतलब टू स्टार्ट द बिज़नेस। और इनफैक्ट आप अभी एट प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस का बिज़नेस देखेंगे तो आई एम अर्निंग गुड फ्रॉम दैट। मतलब आज की डेट में मैं टीचिंग छोड़ूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 साल पहले ही वो चीज़ें सेटअप करना मैंने शुरू कर दिया था। बट ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं आ जाते दूसरी चीज़ में, तब तक पहली चीज़ छोड़ना बहुत रिस्की होता है। तो बस मैं वो रिस्क को कम करना चाहता हूँ और धीरे धीरे, जैसे आपने पढ़ा था लीनियरली वी आर लीविंग दिस फील्ड, सो यू माइट नॉट सी मी आफ्टर couple of years in this field, because I would want to do something else in my life. So it's all about the interest as also. अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, भले ही अप्रैल 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिना पढ़े बिना मैं इसकी पूरी स्टोरी बता सकता हूँ यहाँ पे। अब आपको ऐसा दिखता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ अंडरलाइन करवानी होती है तो मैं बताता हूँ कहाँ पे, अदरवाइज़ इसकी पूरी स्टोरी पता है। अब आप सोचो वो क्या ही लाइफ है कि एक ही चीज़ को 10 साल तक आधा आधा घंटा देते आए हैं हम, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता, ना ही आप उसमें खुश रहते हो ज़्यादा। सारा का सारा गेम है सर, लर्निंग ख़त्म हो गई ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है काम करने का। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले मैं फ़ेस टू फेस से फिर रिकॉर्डिंग में आया, रिकॉर्डिंग भी काफ़ी कुछ कर ली, और इस बार भी थोड़ा बहुत नया कर रहे हैं हम, तो मज़ा भी आ रहा है। अभी नया सिलेबस आने वाला है तो उसकी भी एक रिकॉर्डिंग होगी। एंड सी क्या होता है लाइफ में, हम आगे कहाँ जाते हैं, अपने अपने सब डिसीजन है। आप भी अपने एक ड्रीम के रास्ते पे चल रहे होंगे, मैं भी अपने एक रास्ते पे चल रहा हूँ। और दुनिया पता है छोटी सी है, हो सकता है कभी हम मिल जाए किसी रीज़न से, कहीं से, तो और भी मज़ा आएगा।
सो दैट्स ऑल, छोटी मोटी स्टोरी। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में जब मैं थक गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो 5-7 मिनट मैंने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं सर, आइए। सो मिस्टर ए है, वो शेयर्स खरीदने का सोच रहे हैं। एक बंदा है जो शेयर्स खरीदने का सोच रहा है और आज शेयर की कीमत आपको लिखा हुआ है 500 रुपये है। उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। फेस वैल्यू 100 रुपये है, मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो 500 रुपये है, और उसमें ख़रीदने के बाद कुछ डिविडेंड मिलने वाला है। 4 सालों तक 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ये देखो, डिविडेंड का जो रेट है वो है 20%, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर रेट लिखा है तो वो लगता है फेस वैल्यू पे, तो ये 20% किस पे लगेगा, 100 रुपये पे। अगले 4 सालों तक आपको 20 रुपये हर साल डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद या चौथे साल में आपको एक बोनस शेयर मिल रहा है, 5 शेयर के बदले 1, ध्यान देना, 3 चौथे साल में इनफैक्ट। तो अगले 3 साल तक तो आपका डिविडेंड सेम रहेगा 20 रुपये का, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5। 5 शेयर मेरे पास में होंगे तो 1 शेयर का बोनस मिलेगा। तो ध्यान देना, पहले मान लो कि मेरे पास में 1 ही शेयर था, तो 1 शेयर 1 शेयर 1 शेयर, ये चौथा साल, 5वां साल, 6वां साल, 7वां साल, 7 साल की पूरी कहानी है। चौथे साल में मुझे कहीं तो बोनस मिला, 5 के बदले में 1, तो 1/5 अगर आप करते हो तो 0.20 निकलता है, यानी कि हर 1 शेयर के बदले 0.2 का मुझे बोनस मिला। तो मेरे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 1.2, और इसके बाद मेरे पास शेयर कितने हैं सारे, 1.2 थ्रू आउट। अब आपका यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर शेयर्स कभी भी डेसिमल में काउंट नहीं होते, या तो 1 शेयर मिलेगा या तो 2 मिलेगा। मैं जानता हूँ इस बात को, और आपकी बात सही है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये 1.2 हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिख रहे हैं। आपको रियलिटी में काउंट करना है तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ पे 5 5 5 5 फिर 6 6 6 6 ऐसा दिखेगा। तो बट 5 ले, अगर मैंने स्टार्ट ही 5 से करा तो मेरा ना कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाएगा, और उससे आना जाना कुछ नहीं है। पूरे क्वेश्चन में 5 और 6 से कोई लेन देन नहीं है, वो बस एक रेशियो है, ठीक है। अब ध्यान देना, कहानी ये है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो 7 साल पूरा का पूरा पीरियड है। आज अगर मैं शेयर खरीदता हूँ तो उसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 500 रुपये, और उसकी फेस वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो है 100 रुपये की। तो हर साल 100 रुपये की रहेगी, सही बात है सर। अगर मैं फेस वैल्यू की टोटल कर दूं तो वो आती है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर है मेरे पास। यहाँ मेरे पास 120 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर्स है, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 1.2 है। और उसके बाद डिविडेंड का जो रेट है वो है 20%, और अगर आप 20% लगाओगे तो डिविडेंड आ जाएगा 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 24 रुपये 24 रुपये 24 रुपये 24 रुपये। तो आपको ये डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड हर शेयर पे आपको कितना मिल रहा है, मतलब टोटल डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, ठीक है सर। तो आपको 20-20 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिला पहले 3 साल तक, और उसके बाद 24-24 रुपये का डिविडेंड मिला, क्योंकि आपके पास 1.2 शेयर थे। क्वेश्चन अब क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि ये देखो लास्ट में आपको जो है, आपका जो 7वें साल में शेयर आप बेचोगे वो 900 रुपये का बिक जाएगा, यानी कि आप 900 रुपये में ये शेयर बेच सकते हो। लेकिन ध्यान देना, एक वर्ड है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, पूरा का पूरा 900 इज़ नॉट द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, हर शेयर 900 रुपये में बिकेगा। तो 900 इंटू 1.2 विल बी योर कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। आप जब पूरे 1.2 शेयर बेचोगे तो आपको 1080 रुपये मिलेंगे। तो आपकी जो टोटल कैश फ्लो है वो है ये 20 20 20 24 24 24 24 और 1080। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आखिरी में जब शेयर बिकेगा तो कुछ खर्चे भी आएंगे 5% के। तो 5% के अगर खर्चे आएंगे तो 5% इसमें से उसी टाइम पे चला जाएगा। सो 1080 लेस 5%, तो हमारे पास 1026 ही बचेगा कैश फ्लो, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो जो हमारी हुई 1026 हुई, ठीक है।
बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस तरह से कैश फ्लो मिलने वाली है तो ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है इसने शेयर को खरीदने के लिए मैक्सिमम कितने रुपए देने के लिए रेडी रहना चाहिए। मान लो एक्स इज द प्राइस आज, ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि फिर भी हम शेयर खरीदने के लिए रेडी रहे। एक चीज तो समझो, कोई भी इन्वेस्टर जितना मिल रहा है उससे ज्यादा देने को रेडी नहीं होता। मेरे को आपने 10 रुपये दिए, आप 10 रुपये ले लो, मैं प्रॉफिट में भी नहीं हूं, लॉस में भी नहीं हूं, ठीक है, मैक्सिमम आई कैन पे इज द अमाउंट दैट आई विल बी रिसीविंग। तो पहले तो ये पता कर लो कि आपको प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कैश इनफ्लो कितनी हो रही है फ्यूचर से। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और आपकी 1026 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो एक फिगर आएगी। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आप उससे ज्यादा नहीं कमा रहे, तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल टू बन जाएगी एक्स के। कि आज अगर मैं लेट से फॉर एग्जांपल वो फिगर आती है कुछ 550 रुपये, 565 रुपीज़ ले लो, तो इसका मतलब 565 से ज़्यादा मुझे मिल नहीं रहा है, तो 565 से ज़्यादा मैं दूंगा भी नहीं शेयर खरीदने के लिए, वो आपकी मैक्सिमम प्राइस बन जाएगी। बट क्वेश्चन ना आपको ये नहीं पूछ रहा कि मैक्सिमम कैश आउटफ्लो कितना होगा, वो बोल रहा है कि मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी शेयर की। अब शेयर की जितनी भी प्राइस रहे आपको उस पे 5% का खर्चा और बियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 5% का जो खर्चा है परचेस और सेल दोनों पे लगेगा। तो सेल में तो पैसा आना होता है इसलिए माइनस किया 5% उसमें, परचेस के टाइम पे तो ये भी पैसा जा रहा है, 5% भी जाएगा तो हम ऐड करेंगे। तो ध्यान देना, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स इज द प्राइस, ये है मैक्सिमम प्राइस जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटू 1.05 मैं करूंगा, क्योंकि जो भी प्राइस मैं पे करूंगा उस पे 5% खर्चा मुझे बियर करना है। तो ये आ जाएगी 1.05x, ये होगा मैक्सिमम कैश आउटफ्लो, मतलब मैं इससे ज़्यादा मेरे जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। ये है मैक्सिमम प्राइस ऑफ शेयर। आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में क्या है, मैक्सिमम कैश आउटफ्लो और मैक्सिमम प्राइस ऑफ द शेयर। तो अगर मैं बोलूँ प्राइस कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो x, मैं बोलूँ मैक्सिमम कैश आउटफ्लो कितना होना चाहिए, तो 1.05x। अब मैक्सिमम कैश आउटफ्लो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कैश इनफ्लो जितना। और इनफ्लो कितना कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1026 यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आप अब, मैंने तो आपको सीधा रास्ता बताया, अब आप आओ पीछे से। तो सबसे पहले आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आपका आ जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आप इतना कमा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में इतना सेम अमाउंट आपका जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 1.05x इक्वल टू कोई फिगर आएगी, उसमें x ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपका, दैट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर। सो ध्यान देना आप क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इन्होंने 20 20 20 24 24 24 24, बहुत सारे बच्चों का आएगा कि ये 24 कैसा आया, तो ये 1.2 शेयर, क्योंकि हमें चौथे साल में 0.2 शेयर ज़्यादा मिले थे बोनस में, ठीक है, और चौथे साल में ही 900 रुपये के भाव से हमने शेयर बेचे थे 1.2, तो 900 इंटू 1.2 हो गया, और 0.95 यानी कि 5% लेस कर दिया उसमें से, तो 95% ही पकड़ा। ऐसे करके टोटल मिला के जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो है 563.68। अब ध्यान देना मेरी बात पे, इन दोनों की जो टोटल आ रही है वो है सर 563.68, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में फ्यूचर में आपको इससे ज़्यादा की कमाई नहीं होने वाली, और जब इससे ज़्यादा की कमाई नहीं होने वाली तो इससे ज़्यादा आपका आउटफ्लो भी नहीं होना चाहिए। आउटफ्लो इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स, शेयर की प्राइस और आपका खर्चा 5% जो लगने ही वाला है, कोई भी प्राइस हो।
तो 1.05x शुड बी इक्वल टू 563.68, यानी कि इसमें दो हिस्से हैं, शेयर की प्राइस भी और वो 5% एक्स्ट्रा खर्चा भी। तो अब आप x निकाल लो, आपका कहानी खत्म। ये रहा, यही वो फॉर्मूला है, उससे आ जाएगा आंसर 536, यानी कि 536 और बैलेंस पैसा मिला के हो रहा था 563.68, तब जाके आपका। तो ये 536 इज द मैक्सिमम प्राइस दैट यू विल बी रेडी टू पे। आप ही देखो ना, 536 में अगर कोई शेयर खरीदने जाओगे तो उस पर सीधा सीधा 5% चार्ज लग जाएगा आपका। तो वो हो गया आपका 536 पॉइंट कितना है वो, 84 है ना। तो मैं थोड़ा एग्जैक्ट फिगर ले लेता हूँ। तो उस पर 5% चार्ज लग जाएगा, तो वो आएगा कुछ 563.68। यानी आज आपके जेब से कितना पैसा जाएगा एक शेयर खरीदने के लिए, इतना, और कल जाके जितना भी मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी इतनी। दिस माइनस दिस, ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। दिस इज द मैक्सिमम दैट यू विल बी रेडी टू पे। और वही प्राइस आज कितनी दी है एक्चुअल मार्केट में, 536 तक प्राइस कितनी भी चले जाए मैं शेयर खरीदने के लिए रेडी हूँ। आज तो 500 चल रहा है, 510 में भी खरीदने के लिए रेडी हूँ, 20, 30, 35, 36 में भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। लेकिन गलती से प्राइस यहाँ पे 537 हो गई तो ये भी 563 से ऊपर चला जाएगा। फिर आपका ये वाला तो फिक्स ही है इनफ्लो, तो फिर आपको नहीं पुराएगा, बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब कहानी है सर इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन और ये पूछा गया था नवंबर 19 में ओल्ड सिलेबस में 8 मार्क्स के लिए, और न्यू सिलेबस में एमटीपी में आया था मार्च 21 में 8 मार्क्स के लिए। तो एक 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ सर, और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट काफ़ी ईजी है। तो देखने में तो लगता है कि बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहला पैराग्राफ दिया है वो दो, यानी कि वो एक टेबल में अगर वैल्यूज़ दे देते उस चीज़ की तो काफ़ी आसान बन जाता समझने के लिए। अब उन्होंने पूरा स्टेटमेंट या पैराग्राफ बनाया है टेबल की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आप ज़रा सा सोचो कि अगर आप सिर्फ एज 32 ऐसा लिख दो, खैर ये तो मेरी हो गई, मैं आपकी बात करता हूँ, एज 16, ये तो ज़्यादा हो गया शायद, एज 20 ऐसा लिख दो तो कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ कि माई एज इज़ 20 ईयर्स, तो पूरा स्टेटमेंट बन जाता है। बस यहाँ पे वही चीज़ है, छोटे में भी लिखा जा सकता था, उसको पूरा स्टेटमेंट बना के लिखा गया है। तो पहला पैराग्राफ तो पूरा का पूरा उसी पे है। थोड़ा ध्यान देंगे सर। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक्स ऑफ आरके लिमिटेड। आप आरके लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहते हो। अब आरके लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। 3 डिवीजन है आरके लिमिटेड के, ठीक है, 3 डिवीजन, और तीनों के तीनों अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉन्फ्रेंजा हो गया, कॉन्फ्रेंजा का एक इंडस्ट्री है एजुकेशन, एक इंडस्ट्री अभी अभी स्टार्ट हुआ है वो है रियल एस्टेट, और तीसरा इंडस्ट्री मान लो इन फ्यूचर मैं फूड इंडस्ट्री में उतर जाता हूँ। तो कॉन्फ्रेंजा अगर इन 3 डिवीजन से पैसा कमा रहा है, एजुकेशन, रियल एस्टेट और फूड, तो तीनों अलग अलग हो गई ना इंडस्ट्रीज। तो यही बोल रहे हैं कि 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिवीजन ए कैप्चर करता है 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल, कंपनी के सेल का 10% नहीं, पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी, उस पूरी पर्टिकुलर ए इंडस्ट्री जो है उसमें जितना भी सेल होता होगा उसका 10% सेल इस कंपनी में डिवीजन ए करता है या कैप्चर करता है, विच इज फोरकास्टेड टू बी 50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। सेल्स विच इज फोरकास्टेड टू बी 50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। सो एक इंडस्ट्री है मान लो एजुकेशन इंडस्ट्री, इसमें पूरा 50 करोड़ का सेल होता है, ठीक है, 50 करोड़ का 10% यानी कि 5 करोड़ का सेल हमारी कंपनी कैप्चर कर लेती है। डिवीजन बी और सी कैप्चर करता है 30% और 2% अपनी अपनी इंडस्ट्री के सेल्स का, ठीक है सर, जो कि आता है 20 करोड़ और 8.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अब ये तो बात हो गई सर, पहले तो बात करी कि हमारी एक कंपनी है, कंपनी के 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन के 3 सेल्स है, और वो भी इंडस्ट्री का एक परसेंटेज आता है। तो आप देखो अगर लिखने जाओ तो ऐसा है दिखेगा, वो आरके लिमिटेड के 3 डिवीजन है, ए,
बी, सी। उनके सेल्स की जानकारी दी है 50 करोड़ का 10% और 20 करोड़ का 30% और 8.5 करोड़ का 2%। ये हो गया हमारा सेल्स। 5 करोड़, 6 करोड़ और 1.7 करोड़, नहीं 0.17 करोड़, यानी 17 लाख सिर्फ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स। अब ये सेल्स पे हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कितना है इसके बारे में बात हो रही है। डिवीजन ए ट्रेडिशनली हैड अ 5% इनकम मार्जिन, जबकि बी और सी का 8 और 10% का मार्जिन है। ठीक है सर, 5%, 8%, 10%, तो 0.25, 0.48 और ये हो गया 0.017। ये हो गया हमारा मार्जिन इन करोड़्स। करोड़्स में बोलो तो वो 25 लाख, 48 लाख और 48 लाख आ रहे और ये हो गया 1,70,000। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आरके लिमिटेड के 3 लाख शेयर्स है, इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग है 250 का। अब अगर आप ये टोटल लगा लो तो 74,70,000 का आपका प्रॉफिट बनता है और 3 लाख आपके शेयर्स है। तो क्या हो गया सर आपका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन था ना ये, और नंबर ऑफ शेयर, तो ये हो गया आपका ईपीएस। कितना आसान हो गया देखो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बस आपको टेबल वाली चीज़ अगर समझ आ जाए तो ये कहानी ख़त्म यहाँ तक। ठीक है, ईपीएस आ गया हमारा विच सेल्स एट 250। अब अगर देखा जाए तो ईपीएस 24.9 है और मार्केट प्राइस है 250। अगर हम देखें 250 डिवाइडेड बाय 24.9 तो पी रेशो निकलता है। भले काम है नहीं है इसका, मेरे को नहीं पता आगे कि काम होगा कि नहीं होगा, बट निकाल लेते हैं, एक आइडिया तो आता है कि यही फॉर्मूला जो हमने रिवाइज कर लिया पी रेशो का आगे जाके काम आएगा। अब सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले 10 सालों में, लेकिन कंपनी मार्केट के कुछ सोर्सेस है जिनसे आपको पता चला कि कंपनी आने वाले 3 सालों में डिविडेंड पे करना शुरू कर देगी, यानी कि तीसरे साल का डिविडेंड आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। एंड पे आउट रेशियो इज 30%। तीसरे साल की जितनी भी अर्निंग होगी उसका 30% डिविडेंड बांटा जाएगा। एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड, अब आपको लग रहा है कि यार तीसरे साल में डिविडेंड मिलेगा, चौथे 5वें साल में भी मिलेगा, तो आपको लग रहा है कि आपने ये स्टॉक एटलीस्ट 5 साल के लिए तो होल्ड करना ही चाहिए। आज अगर खरीदोगे तो भले ही पहले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, दूसरे साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे 5वें साल तो डिविडेंड मिलेगा। बाय एनालाइजिंग द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव डिटरमाइंड दैट आरके लिमिटेड की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी इस केस में 18%, पी रेशो आएगा 10 का अगले साल के लिए। अभी का कितना आ रहा है, अभी का भी 10.04 ही आ रहा है, अगले साल के लिए 10 का और 5वें साल के एंड के लिए 20 का पी रेशो आ रहा है। ठीक है सर, वुड यू परचेस आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। आपका जो 1 साल का फोरकास्ट है उसके बेसिस पे क्या आप शेयर्स खरीदना पसंद करोगे। अभी की शेयर प्राइस कितनी है, 250 रुपये की। तो आप बताओ कि 1 साल के बाद जो भी अर्निंग होगी उसका 10 गुना मार्केट में प्राइस होना, तो क्या आप शेयर खरीदना पसंद करोगे। दूसरा वाला पार्ट तो हम बाद में देखेंगे, टैक्सेशन इग्नोर करने के लिए बोला है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है सर, देखो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दे दिया। ऑब्वियसली एग्जाम में आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे, डायग्राम वाइग्राम मत बनाओ, प्रॉपर टेबल बनाओ। ध्यान देना, डिवीजन ए बी सी 50 करोड़, 20 करोड़, 8.5 करोड़, ये इंडस्ट्री का सेल है, कंपनी का या डिवीजन का नहीं है। पूरे इंडस्ट्री में 50 का सेल होता है, तो ये वाली कंपनी 50 का 10% कैप्चर करती है, 20 का 30%, 8.5 का 2%, ऐसे करके टोटल 74,70,000 का आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, यानी 74,70,000 नंबर ऑफ शेयर और ईपीएस आ गया आपका। ठीक है, अब आपका ईपीएस 24.9 आ चुका है। ठीक है,
अब आपको क्लियरली बोला है कि आपके 1 साल का फोरकास्ट है कि आपका अर्निंग का 10 गुना मार्केट प्राइस होगी 1 साल बाद। अर्निंग के 10 गुना मार्केट प्राइस होगी। अर्निंग है 24.9, पी रेशो बोलता है 10, यानी कि आज से ठीक 1 साल बाद हमारी मार्केट प्राइस कितनी होगी सर? 24.90 इंटू 10 यानी कि 249। आज खुद मार्केट में प्राइस 250 है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे आज तो खुद 250 में, तो क्या आप आज 250 में शेयर खरीद के 249 यानी 49 में बेचना चाहोगे? पहला पॉइंट नो। इनफैक्ट इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 249 की 18% से, तो 0.847 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 250 को 249 से कंपेयर करना तो गलत हो गया। तो 0.847 से मल्टीप्लाई भी करो तो और कम हो जाएगी, यानी कि 211 रुपये। क्या मतलब है 250 रुपये दे के 211 रुपये आज की डेट में हासिल करने में? नहीं मतलब है। तो इसका मतलब हम शेयर नहीं खरीदेंगे। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर मार्केट प्राइस 1 साल बाद जो निकाली उसके लिए पी रेशो 1 साल बाद का लिया, तो ईपीएस भी तो 1 साल बाद का लेना चाहिए। ध्यान देना, हम आज डिसाइड कर रहे हैं कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं। तो यही का डेटा इस्तेमाल करेंगे कि आज अगर हमारी अर्निंग 24.90 है तो इसके हो सकता है 5 गुना आज प्राइस हो, 10 गुना यहाँ पे 1 साल बाद प्राइस होगी, 15 गुना इसके बाद प्राइस होगी और सो ऑन। तो हमने इंक्रीज्ड ईपीएस का इम्पैक्ट पी रेशो में ले लिया, इसीलिए हम सेम प्राइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ का ईपीएस तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा ना, आज कैसे पता चल जाएगा? यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा। पहला, आप बोलोगे सर ग्रोथ रेट दी हुई है उससे भी तो पता चल जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्लियरली लिखा है एक्सपेक्टेड टू अर्निंग्स टू ग्रो एट 15%, बट ये तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये दोनों क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। सेकंड वाला मान लो अभी के लिए है ही नहीं, तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही तो ईपीएस आपको दिया है 24.9। उसी का 10 गुना होगा 1 साल बाद और उसी का 20 गुना होगा 5 साल बाद। ये देखो यहाँ पे भी जो लिखा है उसी का 20 गुना होगा 5 साल बाद। यही तो चीज़ें वो लिख रहे हैं कि आज के ही आप अगर वहाँ का मार्केट प्राइस जानना चाहते हो तो आज के ईपीएस को 10 गुना मल्टीप्लाई कर दो, आज के ईपीएस को 20 गुना मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट पहले तो 24.90 इंटू 10 करा तो 249 आ गई एंड ऑफ द ईयर की प्राइस। खैर एंड ऑफ द ईयर है तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि आज की डेट में 1 साल बाद की प्राइस की वैल्यू है 211 रुपये, 210.90। कौन बेवकूफ़ 250 में आज खरीद के 211 में बेचना चाहेगा? नहीं ना, तो वी विल नॉट लाइक टू परचेस इट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी अर्निंग 15% से कंटिन्यूसली ग्रो होगी तो आप कितना देना चाहोगे स्टॉक को खरीदने के लिए? कितना देना चाहोगे सर स्टॉक को खरीदने के लिए? कंटिन्यूसली ग्रो होगी 15% से, तो बताओ आप कितना पे करना चाहोगे? अगर 15% से कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है तो सबसे पहली चीज़ मार्केट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी। कितना पे करेंगे सर? जितना हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। और फेयर वैल्यू निकालने के लिए यू विल यूज़ द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सिंपल। और डिविडेंड मिलने वाला है तीसरे साल के एंड से, तो जो भी अर्निंग होगी तीसरे साल की उसका 30% हमें मिलेगा और वो बढ़ेगा 15% से हर साल आगे। अर्निंग भी बढ़ रही है तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था 30% आप हर बार निकालो अर्निंग का या डायरेक्ट 15% से डिविडेंड को ग्रो करो, बात बराबर पड़ती है। सो ध्यान देना। $24.90 आज का है, इसको 15% से ग्रो करा तो आया 28.64, इसको 15% से ग्रो करा तो आया 32.93, इसको 15% से ग्रो करा तो आया 37.87। बट ये तो हो गई सर सिर्फ अर्निंग पर शेयर, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड पर शेयर। और उसने बोला तीसरे साल से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी तीसरे साल में भी मिलेगा 30% ऑफ दैट, यानी कि 11.36 विल बी द डिविडेंड।
और उसके बाद परपेचुअली कंटिन्यूसली लिखा है, कंटिन्यूसली लिखा है, ध्यान देना, कंटिन्यूसली 15% से ग्रोथ होगी। कहानी ख़त्म। आपके पास D3 आ गया, आप लास्ट वाला पॉइंट है ना ये, MP3 निकाल लो और आपकी मार्केट प्राइस आज की निकल जाएगी। ध्यान देना, MP3 के लिए हमें चाहिए D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब आप D4 कैसे निकालोगे? 11.36 में ग्रोथ ऐड कर दोगे जो कि है 15%, सही बोल रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 18% की आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 15% की ग्रोथ, यानी कि 435 पॉइंट, एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करूँगा, 47 आपकी मार्केट प्राइस आती है थर्ड ईयर एंड की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर एंड की। ठीक है सर, ले ली। अब आपके थर्ड ईयर में आपको एक तो ये मिलेगा और थर्ड ईयर में आप शेयर बेच दोगे, शेयर बेच दोगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपको 2 कैश फ्लो मिल रही है थर्ड ईयर में ही, टोटल मिला के 446.83। इसको 3 साल से खींच लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 18% से देखो 3 साल का क्या है, 0.609। ठीक है, तो 0.609 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आता है 272 रुपये 11 पैसे या 12 पैसे भी ले लो। यानी ये है आज की प्राइस थ्योरेटिकल, यानी कि इस शेयर से, आज इस शेयर को खरीदने के बाद हमें 272 रुपये 12 पैसे से ज़्यादा नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। यह है आज की वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की। तो जब हमें इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा तो इससे ज़्यादा हम पे भी नहीं करेंगे। सो द मैक्सिमम दैट वी विल बी रेडी टू पे इज दिस मच। और एक तरीका बताता हूँ, आप D3 पे क्यों, आप D2 पे ही, आप सॉरी सेकंड ईयर पे ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत आसान है। मैंने जो पहला तरीका बताया वो ये था, MP0 इज इक्वल टू D3 प्लस MP3 और मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 18% से 3 साल का, बराबर है। इसी ऐसे ही हमने अभी सॉल्व किया है। मैं अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप सिंपल MP2 निकाल लो, क्योंकि सेकंड ईयर में तो डिविडेंड नहीं मिल रहा आपको। MP2 में आप D3 तो इस्तेमाल करोगे। MP2 कैसे लोगे? सॉरी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। MP2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 18% से 3 साल का। अब MP2 के लिए हमें चाहिए होता है D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 18% से 3 साल का। ठीक है सर, D3 हमने ऑलरेडी निकाला था, उसमें और ग्रोथ ऐड नहीं करोगे, वो D3 ही है, डिवाइडेड बाय 0.18 माइनस 0.15। और अब दूसरे, सॉरी यहाँ ये मैंने गलत लिखा, दूसरे साल की कैश फ्लो है ना, ये देखो दूसरे साल की कैश फ्लो है तो दूसरे साल का फैक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पे दूसरे साल का फैक्टर लेंगे। दूसरे साल का फैक्टर है 0.718, आप देखना यहाँ पे ये रहा, तो 0.718 देखो, 11.36 डिवाइडेड बाय 0.03 वो आता है 378.66 इंटू 0.718, तो ये आ गया 271.88। ये देखो 272.12, यानी कि 12 और 12 24 पैसे का फ़र्क आ रहा, राउंडिंग ऑफ इश्यूज़। ऑलमोस्ट सेम, 24 पैसे का फ़र्क है। यहाँ से 12 पैसे बढ़ाओ, वहाँ से 12 पैसे कम करो, 24 पैसे का फ़र्क आ रहा। ये दूसरी मेथड हो गई, ठीक है। और एक मेथड जो अब इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया है, और वो बहुत लंबी मेथड है। सबसे बढ़िया मेथड तो यह है सर, इसमें तो और कुछ भी नहीं करना। MP0 इज इक्वल टू MP2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और MP2 में D3 आ चुका है। अब इंस्टीट्यूट की मेथड देखो और मेरे को बताओ उन्होंने क्या किया, और समझो इस चीज़ को। पहले साल का EPS, दूसरा, तीसरे, चौथे, 5 साल का EPS निकाल लिया, ठीक है। अब इसका इन्होंने लिया यहाँ पे 30%, तो आ गया डिविडेंड। इसको भी ग्रो किया 15% से 15% से, बाद में 3 साल का डिविडेंड आ गया, तीसरे, चौथे, पाँचवें का। इन 3 साल के डिविडेंड की निकाली प्रेजेंट वैल्यू, तो आ गई 1, 2, 3, ठीक है। तीसरे, चौथे, पाँचवें की डिविडेंड ले लिया, तो 5वें साल पे आप प्राइस भी निकालोगे।
5वें साल पे प्राइस निकाल रहे हो इसी डिविडेंड पे। अच्छा, सिंपल सी बात है, 5वें साल की प्राइस निकाल रहे हो यानी कि आप निकाल रहे हो MP5, जिसमें आप न्यूमरेटर में लोगे D6 और 1 साल बाद की कैश फ्लो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अच्छा, D6 कैसे निकालते हैं? D5 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। तो ये लिया इन्होंने D5 ₹15.02 और ये ऐड किया ग्रोथ, और फिर 18-15 लिया, ₹575 आया। क्योंकि ये 5वें साल की प्राइस थी तो 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा 5वें साल का फैक्टर, तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ₹251.61। ये तीनों डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, ये 5वें साल के प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू, टोटल मिला के आया 271.83। अरे सिर्फ इतना करते तो भी तो 271.88 आ रहा है। तो ये लाने की क्या मतलब है? आप 5 साल ही क्यों ले रहे हो? चौथे पे भी अटक जाओ, चौथे पे भी अटकोगे और D3, D4 और MP4 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। D3, MP3 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। D2 तो है ही नहीं, MP2 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो भी आएगा। D2 है नहीं इसलिए मैंने लिया नहीं यहाँ पे। आप इसके अलावा D3, D4, D5 और MP5 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। आप ऐसे बढ़ाते जाओ ना। ये 4 अलग अलग ऑप्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस ऑप्शन से सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट ने अभी इस ऑप्शन से सॉल्व करके दिया है, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है? और वहाँ क्यों, आगे भी आप बढ़ सकते हो, D3, 4, 5, 6 लो फिर MP6 लो, 3, 4, 5, 6, 7 लो फिर MP7 लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लो फिर MP8 लो। ऐसे से प्राइस हमेशा सेम ही आनी है, क्योंकि 15% की ग्रोथ रेट और कुछ चेंज है ही नहीं ना। हर पॉइंट पे सेम चीज़ कैरी हो रही है, वो है 15% की ग्रोथ। डिविडेंड की रेशो भी नहीं बदल रहा, कुछ भी तो नहीं बदल रहा। सेकंड ईयर के बाद से आप ध्यान देना, सेकंड ईयर के बाद से ग्रोथ रेट भी सेम है आपकी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो सेकंड ईयर पे ही अटक जाओ। हाँ, सेकंड से फर्स्ट ईयर पे नहीं अटक सकते, क्योंकि आपको डिविडेंड पहला वाला तीसरे साल में दिया हुआ है, ज़्यादा उसके 1 साल पीछे आ सकते हो, वो है सेकंड ईयर। तो बस ये तरीका है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाला पार्ट लिख के रखें जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, चौथी मेथड, और चौथी को ऐसे मार्किंग करके रखो और इसको ऐसे मार्किंग करो कि ये सर ने कराया है। बस इतना कर लोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है, तो आपके ना दिमाग में बैठा रहेगा ये चीज़ हमेशा। नहीं तो क्या है, अभी आपने सुन लिया, आगे बढ़ गए, पढ़ गए, उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। तो क्वेश्चन था बहुत आसान, ये वाला जो पार्ट है ये 4 स्टेप में ख़त्म हो सकता था, यहाँ से लेके यहाँ तक 271। ये अननेसेसरी पूरा टेबल बना के इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी। सो द मैक्सिमम प्राइस दैट आई विल बी रेडी टू पे इज़ दिस मच। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस हम जो पे करते हैं इसका क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ₹271, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को इस शेयर को ख़रीदने के बाद 271 से ज़्यादा मिल नहीं रहा है तो मैं इस शेयर को ख़रीदने के लिए उससे ज़्यादा दूंगा भी नहीं, इसीलिए वो मेरी मैक्सिमम प्राइस बन गई, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा देने को राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मिल भी नहीं रहा है। तो बात ये होती है। क्वेश्चन नंबर 37 सर इसी के साथ में ख़त्म हुआ। बहुत बढ़िया। अभी आपने रिसेंट में पिछले 3-4 एग्जाम्पल देखे होंगे तो काफ़ी अच्छे थे आपके एग्जाम्पल, टफ भी थे, सीखने लायक थे। तो ये सब करो, स्टार्टिंग के तो काफ़ी इजी थे। इजी वाले हमेशा स्किप कर देना सर, रिवीजन के लिए कोई काम नहीं आने वाले आपको वो, और ना ही मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट पूछेगी, और पूछ भी लिया तो आप अब टफ लेवल वाली कैटेगरी में आ चुके हो, और ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करके आपको इजी वाले क्वेश्चन बहुत आसान चले जाएंगे। इनफैक्ट आपको कभी एग्जाम में पूछ भी लिया तो आप खुद पे डाउट करोगे कि सही में ये फाइनल का ही क्वेश्चन है या इसमें कोई ट्रिक है, जबकि पूरा आंसर ईजी रहेगा। तो बस यही कहानी है सर। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड्स हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट बदलने लग जाएंगे।
इसमें हम एच मॉडल पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद हम IRR टेक्निक पढ़ेंगे 39 में। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 ऑनवर्ड्स आपके दो नए कॉन्सेप्ट आएंगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जिसको हम FCFE और FCFF बोलते हैं। ये सारे नए कॉन्सेप्ट सर अब हम अगले लेक्चर में लेंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ से ये 2 स्टेज वाले देखे थे, उसके बाद हमने 5 स्टेज 6 स्टेज भी देखा, फिर ये देखा मेंटेनिंग टारगेट रिसिप्ट बाय सेलिंग शेयर, ये 2000 रुपये वाला क्वेश्चन है। अपने कॉन्सेप्ट वाली शीट में आपको जो मिली होगी उसमें लिख दो ये 2000 रुपये वाला, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। मैक्सिमम प्राइस अभी जो हमने निकाला ये 271.83 वाला, ये मैक्सिमम प्राइस वाला। अब है एच मॉडल, उसके बाद IRR, फिर FCFE, फिर देखो सारे कॉन्सेप्ट बदल गए आपके यहाँ से। इसीलिए मैं यहाँ पे अब रुक गया, क्योंकि यहाँ तक हमारा सेम जो हमने पढ़ते आ रहे हैं, कब से बताऊँ, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके अभी तक 39 तक सेम ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो बस बात इतनी सी है। इसके आखिरी के मैं बता रहा हूँ ये गॉर्डन्स मॉडल में, बाकी सब छोड़ दो और आखिरी के 5 क्वेश्चन भी आप कर लो तो आपका टाइम भी बचेगा और सब कुछ याद रहेगा। हालांकि आखिरी में मैं सब कुछ नोट करवा के दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 38 के साथ, एच मॉडल। बाय बाय। 38